हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। जैसा कि ईवीएस में हम आपको लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन दे रहे थे, आज फिर से हमारी बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। अगर आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स इकट्ठे करने हैं तो ये क्लास आप जरूर करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार आयोग पूछता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपके समक्ष जो पहला क्वेश्चन रखा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस पौधे में पत्तियां हैं, आपको गैस करना है। क्या करना है आपको? गैस करना। बोला गया इस पौधे में ये पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ये पत्ती ऐसी हैं जिनको सब्जी की तरह क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। फिर कह रहा है इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है और यह पौधा है। आखिरकार ये कौन सा पौधा है? मतलब सब्जी के रूप में इसके पत्तों को यूज किया जाता है। उसके साथ साथ फिर जो इसका बीज होता है उससे ऑयल निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं गैस करने के साथ आपको ये दिमाग में आ गया होगा। कह रहा है पहला नारियल, दूसरा कह रहा है बंद गोभी, तीसरा कह रहा है सरसों और चौथा कह रहा है साथियों पालक। तो देखो नारियल जो होता है उसके पत्ते से सब्जी नहीं बनाई जाती। हाँ, नारियल के बीज से तेल भी नहीं निकाला जाता, खुद नारियल का ही तेल होता है। फिर बंद गोभी इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि बंद गोभी के बीज से कभी भी ऑयल नहीं बनाया जाता। फिर क्या बचा? पालक हो नहीं सकता, हालांकि पालक की पत्तियां सब्जी के काम में आती हैं, लेकिन ऑयल तो निकाल नहीं सकते हो। तो फिर आंसर आपका क्या बच जाएगा? आंसर आपके पास बचा सरसों। ये गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही दूसरा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा कह रहा है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल बहाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। मतलब इम्पैक्टफुल तरीके से उन बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करेगी एक शिक्षिका। किस तरीके से? प्रभावपूर्ण तरीके से, इम्पैक्टफुल प्रोसेस के तहत। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप गौर फरमाइए इस क्वेश्चन पर, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। पहला कह रहा उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या लिखित परीक्षा दिल वाले बच्चों से तो उसका मूल्यांकन कर लेगी। फिर कह रहा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। मतलब ये भी देख सकती है कि भाई आखिरकार जल का जो संरक्षण किया है, भाई जल बहाव के विषय पर ही तो पूछना चाह रहा है, तो जल का जो संरक्षण किया वो कैसे किया है। फिर तीसरा पूछ सकता है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गति विधि का आयोजन करके, मतलब जो पोस्टर वगैरह बनवा दे, इस तरीके से उनका एवेल्युएशन कर ले। या बच्चों के जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। तो यहां मैं आपको एक बता देता हूं, देखो ये सब तरीका हो सकते हैं। एक भी तरीका हो सकता है, सी भी तरीका हो सकता है, डी भी तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर जो तरीका होगा वो बी होगा, क्योंकि वो दैनिक जीवन में जल का किस तरीके से यूज करते हैं, आम जीवन में वो कैसे यूज करते हैं, वही एक सही तरीका होता है। उससे ही जमीनी स्तर पर संरक्षण की बात की जा सकती है। इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आप भी साथ ही साथ गैस किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही हल करने हैं। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, नंबर आपको ही लाने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में स्कोर को काफी बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी के शिक्षण में कहानियों और कविताओं, किसकी बात बोली है उसने? कहानियों और कविताओं, मतलब पोइट्री और स्टोरी की बात कर रहा है, का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। जब आप स्टडी करते हो तो कहानियां और जो कविताएं होती हैं, सबसे पहले साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर स्कोरिंग आप करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए आखिरकार जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है। डिमांड के आधार पर यदि आप ऑप्शन करते हो तो चांस ज्यादा बन जाते हैं आपके लिए क्वेश्चन को सही करने के। तो पहला कह रहा है वो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, मतलब पिछला क्या वातावरण है वो सीखने में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। दूसरा कह रहा है पाठकों को आनंददायक बनाना, कि जो पढ़ने वाले हैं उनको आनंद आए। फिर कह रहा है भाषा कौशल को बढ़ावा देना, जो लैंग्वेज स्किल है उसको एनहेंस करना, एनहेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। फिर कह रहा है वो कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, मतलब जो क्लास में डाइवर्सिफाई है उसकी क्या करना, पूर्ति करना। तो इसमें से सबसे सुंदर जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, मतलब सीखने के लिए जो पिछला आपका अनुभव है उसको क्या करिए, वातावरण प्रदान करिए। उसके आधार पर आप
ये तो कन्फर्म है कि गलतियां तो नहीं करोगे, फिर अच्छा ही पॉजिटिव ही करने की सोचोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इस उद्देश्य से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। पहला कह रहा है प्रश्न पूछना, मतलब आप प्रश्न पूछ करके। दूसरा कह रहा है न्याय और समानता के प्रति, जस्टिस होना चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर कह रहा है सपोर्टेड, हेल्प नेचर, सहयोग करके या स्मरण करके, मतलब चिंतन करके। तो इसमें सबसे सही जो आंसर होगा साथियों वो सहयोग करके आंसर सबसे अच्छा होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब आप क्या करते हो, पर्यावरण अध्ययन के आकलन की वो करते हो, तो बस सपोर्टेड रहना चाहिए। यही एक सही संकेतक आपके लिए आंसर के रूप में हो सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये चीज पर आपको अंडरलाइन लगा लेनी है या गोला खींच लेना है, ये ध्यान रखो। अंडरलाइन लगा लेनी है, आपको गोला खींच लेना है। पहला कह रहा है निर्धारण, दूसरा कह रहा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा कह रहा है अवलोकन और चौथा कह रहा है साथियों पूर्वानुमान। तो ध्यान रखना, आप निर्धारण करके ये जो ऑप्शन है ना ये सही नहीं हो सकता है। निष्कर्ष निकाल सकते हो तब कर सकते हो, अवलोकन के माध्यम से कर सकते हो, पूर्वानुमान के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप अनुभवों के केंद्र बिंदु के तौर पर निर्धारण नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है, मतलब किसके लिए, मानचित्र सीखने के लिए। प्राइमरी स्केल पे आप बात कर रहा है, प्राइमरी, तो क्या चीज का बढ़ावा मिलता है। पहला कह रहा है गणना और अनुमान का बढ़ावा मिलता है, दूसरा कह रहा है साथियों माप के अनुसार चित्रण का बढ़ावा मिलता है, तीसरा कह रहा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलती है, और फोर्थ कह रहा है साफ सुथरा रेखांकन। तो ध्यान रखना, रिलेटिविटी जो पोजीशन है वो दिशा बोध की जानकारी के, देखो एक तो आपको सापेक्ष स्थिति के बारे में पता चलती है, दूसरा मानचित्रण से आपको दिशा बोध की भी क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। इसी के आधार पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कह रहा रीना आम पसंद करती है, अच्छी बात है रीना आम पसंद करती है, भाई हम भी आम पसंद करते हैं और आम पसंद करना भी चाहिए, फ्रूट्स होता है शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहते हैं, इतना पसंद है उसे आम कि वो चाहती है कि मैं जाड़े में भी आम खाऊं। फिर निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, मतलब सही तो कई हो सकते हैं लेकिन बेस्ट में बेस्ट कौन सा होगा ये आपको करना है। बस पहला कह रहा है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में उसे क्या कर देना, संचालित कर देना, मतलब ऐसा डिब्बा जिसमें वायु नहीं जाए। फिर कह रहा है प्लास्टिक के थैले में रख देना, उनको प्लास्टिक के थैले में रख दे। फिर कह रहा है रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें संरक्षित कर दे, और फिर कह रहा है अचार और आम पापड़ बना दे। तो साथियों आप ध्यान रखना, प्लास्टिक के थैले में तो खराब हो जाते हैं और रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक चल नहीं सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते, ठीक है ना। और तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अचार बना दो, अचार लंबे समय तक चलता है, साल साल 2-2 साल अचार चल जाते हैं। आम पापड़ दुकानों पे आप देखते होंगे, तो अगर उसे आम का टेस्ट करना है तो वो अचार के रूप में कर सकती है या फिर वो आम पापड़ के रूप में कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है साथियों पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है। आखिरकार इन्वायरमेंट जो स्टडी है या इन्वायरमेंट जो शिक्षण है वो क्यों आवश्यकता है, इन्वायरमेंट की टीचिंग क्यों आवश्यक है, इस पर आपको गौर करना है। तो पहला कह रहा है वो यह नागरिक चेतना को बढ़ावा देती है, मतलब नागरिक की जो चेतना होती है क्या उसमें बढ़ावा करती है। फिर कह रहा है पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाती है, आखिरकार ये बताती है कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या अंतर संबंध है दोनों के बीच, ठीक है ना। फिर तीसरा कह रहा है बच्चों में उनके परिवेश के विषय में जो उनका एनवायरनमेंट होता है उसके विषय में समझ विकसित करती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है। फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ एबव, मतलब सभी। तो आप जानते ही हो नागरिक की चेतना को बढ़ाती है, मानव और पर्यावरण के बीच जो अंत्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में समझ विकसित होती है पर्यावरण शिक्षण से, साथ साथ बच्चों में भी परिवेश के विषय में क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों ईवीएम शिक्षण अधिगम में, किसमें, ईवीएम शिक्षण अधिगम में, ईवीएम नहीं है ईवीएस है, ईवीएस एनवायरमेंट, शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम, अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना, अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध का तात्पर्य है। आखिरकार विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना और इसको समृद्ध करने से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन में आपके लिए पूछा गया है। पहला कह रहा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसे तो मैं भी से गलत कर दूंगा। फिर कह रहा है वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों में लिंक करना, ईवीएस अधिगम का ये मतलब बता रहा है विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने के लिए। फिर कह रहा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब क्या है इसका, मतलब है वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को, जो वैश्विक चिंताएं हैं और पर्यावरण के नियम हैं, पर्यावरण पर जो लॉस हो रहा है, लोग बैठ करके मीटिंग वगैरह करते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन की जाती हैं, उनके नियम क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ UNEP है, वर्ल्ड की जो संस्था है एनवायरनमेंट पर जो फोकस करती है, वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसका कार्यालय कहाँ पे है, नैरोबी, केन्या के नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों में क्या करना, लिंक करना, इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य से लिंक नहीं है। अब देखो नहीं है पूछ लिया, कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए लिंक नहीं है। कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रखकर याद करना, इनको याद कर लो जो दिए रखे हैं। फिर कह रहा है पर्यावरण को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, जहां अवसर आ जाए वो चीज तो सकारात्मक होती है। फिर कह रहा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशल का क्या करना, विकास करना। साथ ही साथ कह रहा है बहुत ही कम सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना। तो साथियों ये तो पॉजिटिव हैं, डी, सी और बी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब इसमें नकारात्मक कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को याद रखकर उससे याद कर लेने कुछ नहीं होता, जब तक उन्हें अवसर नहीं दोगे, अवधारित नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों ईवीएस का संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में ईवीएस जो है उसका संक्षेपण प्रयुक्त होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है। कह रहा है एनवायरमेंटल स्किल, बिल्कुल नहीं, आज तक हमने नहीं पढ़ा एनवायरमेंट। फिर कह रहा है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन से शिक्षण का उद्देश्य है या नहीं है। नहीं है पूछा है, इस पर गोला आपको जरूर लगाना है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसी बात से गलत हो जाते हैं कि हमने समझा था कि है पूछ रहा है और क्वेश्चन में साथियों वो नहीं है पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाते हैं। पहला कह रहा है कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, बिल्कुल ये तो सकारात्मक है, ठीक है। फिर कह रहा है शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये गड़बड़ हो जाएगा, कड़े अनुशासन से कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता और अनुशासन को लागू करने से जो नियमित रूप से कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि भाई कड़े अनुशासन से काम चलने वाला है नहीं है उद्देश्य प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। भाई ईवीएस जो पढ़ते हैं आप, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, बस ये पूछा गया है। तो पहला कह रहा है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। फिर कह रहा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। फिर कह रहा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित विषय में सहायता करना। फिर कह रहा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसमें जो बढ़िया क्वेश्चन आंसर है वो है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से भी उन्हें क्या करना चाहिए, संबंधित सहायता करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो फिर नहीं है पूछ लिया, कह रहा आर्थिक सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो है, तो ये तो आंसर होने वाला है नहीं है। फिर कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रद्द कर देना, भाई रद्द करने से काम चलने वाला नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले पढ़ लेते हैं, पर्यावरण को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो सही है, अवसर प्रदान होने चाहिए। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, तो तीन तो बहुत सकारात्मक हैं, ये ध्यान रखना। फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं है पूछ रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? कह रहा विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है प्राकृतिक जिज्ञासा होनी चाहिए, बिल्कुल। सौंदर्यता होनी चाहिए, बिल्कुल। अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इसके सभी आंसर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं शिक्षण के वांछित उद्देश्य के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? मतलब ये स्टेटमेंट किसने बोला कि बच्चे ही दुनिया के बारे में अपनी समाज का क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं, सोसाइटी क्रिएशन बच्चे चाहें। तो ध्यान रखना पावलोव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया था 1904 में, तो ये तो हो नहीं सकते। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, बच्चों का क्या होना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की बात करी थी, एथिकल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। स्किनर ने क्रिया प्रारूप की बात करी थी, क्रियाविधि प्रारूप क्या होता है, इस पर बात करी। तो इसका आंसर पियाजे ही सबसे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? पियाजे। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों के महत्व देना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को महत्व देना, बच्चों का जो अनुभव होता है उसे महत्व देना चाहिए। कह रहा बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परमार्जित होती है। फिर कह रहा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। फिर कह रहा है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, जो भी विषय होते हैं उस अनुभव से आप सीख सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए देख लेते हैं। कह रहा पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा ऐसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया था, NCF 2005 जो आया था उसमें मना की गई थी कि पाठ्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। फिर गतिविधि आधारित या पाठ्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियों पर आधारित या उपयुक्त सभी। तो देखो पहला नहीं होगा तो उपयुक्त सभी तो वैसे भी कट गया। फिर कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों पर आधारित होगा तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है ना, वो अध्ययन ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कह रहा आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है, मतलब जो अभी का वैज्ञानिक युग है इसमें दुनिया की क्या समस्या हो सकती है, विश्व की क्या गंभीर समस्या हो सकती है। कह रहा गरीबी समस्या गंभीर है क्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या गंभीर है क्या, बेरोजगारी समस्या गंभीर है क्या, भिक्षावृत्ति समस्या गंभीर है क्या। तो इनमें हालांकि ये सभी समस्याएं ही हैं अपने आप में, गरीबी एक समस्या है, पर्यावरण एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है और सब भुखमरी और भिक्षावृत्ति भी क्या है, एक समस्या है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर समस्या क्रिटिकल प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण, मतलब ये हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या रोजगार में भी क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आखिरकार कैसा पहचाना जाता है कि बच्चा तनावग्रस्त है, इसके लिए शिक्षिका को क्या करना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, ऐसा तो नहीं है पढ़ाई में अगर एकाग्रता है उसकी तो आप डिस्टर्बेंस नहीं पहचान सकते। कह रहा बहुत बात करना, ज्यादा बात करते हैं, इससे भी आप नहीं पहचान सकते कि बच्चा तनावग्रस्त है, बच्चा डिप्रेशन में ऐसे भी नहीं कर सकते ज्यादा बात करने वाला। कह रहा आक्रामकता का व्यवहार करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर बच्चा हाइपर होकर के व्यवहार करता है, आक्रामक व्यवहार करता है तो आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। फिर कह रहा हाइपर एक्टिविटी, नहीं इससे भी नहीं पहचान सकते, हाइपर जल्दबाजी वाली एक्टिविटी से भी नहीं, व्यवहार उसका जब आक्रामक हो जाता है तो आप पहचान लेना बच्चा किसमें तनावग्रस्त है। साथियों अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंडों का भी सिलेक्शन होना चाहिए सीटेट के थ्रू, तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंडों को इन क्लासों को शेयर करके चैनल को बढ़ाने में सहयोग
कर सकते हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे अच्छी अच्छी क्लासें। आप विश्वास करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।